वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गीक विद अनदर वीडियो। हम ऑर्गेनेल को स्टडी कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, और हमने इसमें क्या देखना था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करनी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, इसकी क्या आप कह लें कि इम्पोर्टेंस है, किस सेल में मौजूद होगा, किस सेल में मौजूद नहीं होगा, ये सब चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 1.45 बिलियन ईयर्स आप कह लें कि एगो जो है, इतना इसकी एज है, इतना ये ओल्ड है। इसके बारे में एक थ्योरी थी एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रख लेंगे ये 1.45 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो ओल्ड है। उसके बाद हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइटोस, दैट मीन थ्रेड, एंड कॉन्ड्रियन जिसका मतलब है ग्रेन लाइक, ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो हम कहते हैं कि इसको सबसे पहले एल्बर्ट वॉन कॉलेकर ने डिस्कवर किया 57 में, जब वो स्टडी कर रहा था मसल सेल। उस लिटरेचर में कहा जाता है कि इंसेक्ट का वॉल्यूंट्री मसल्स वो डिस्कस आप कह लेंगे स्टडी कर रहा था। कुछ में ये लिखा जाता है कि वो मसल सेल जो है वो स्टडी कर रहा था, जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर उसने सबसे पहले डिस्कवर की। उसके बाद आ जाता है रिचर्ड ऑल्टमैन, जिसने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया। और आफ्टर 12 years of Richard Altman, Carl Benda was the one जिसने इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया का नेम जो है वो दिया। उसके बाद आ जाती है इसकी अकरेंस। हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है यूकेरियोट्स यानी कि यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होगा, और फिर हम कहते हैं कि इसके जो नंबर हैं वो वेरी कर रहे होते हैं 1 to the several। मैक्सिमम जो इसके नंबर होते हैं वो किस में होंगे, हार्ट मसल सेल में होंगे। ऑलमोस्ट वन सेल में 5000 माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं। उसके अलावा ये आरबीसीज में जो है वो एब्सेंट होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी अकरेंस की, तो हम कहते हैं कि यूकेरियोट्स के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेरी कर रहा है। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसके नंबर ज्यादा होंगे, कम होंगे, 1 होंगे या मोर देन 1 होंगे। तो हम कहते हैं कि एक्टिविटी ऑफ द सेल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, उसमें कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रियंस होंगे। मैंने आपसे कहा मैक्सिमम हार्ट मसल सेल के अंदर होंगे, और वन सेल के अंदर जो है वो 5000 माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हमारा जो हार्ट के मसल्स हैं वो हर वक्त क्या है, अपनी वर्किंग पोजीशन में होते हैं। नॉर्मली अगर अदर बॉडी पार्ट को कंपेयर किया जाए तो मसल सेल्स के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर होंगे 2000, 2500 पर सेल, 3000 इतने जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। उसके बाद हम कहते हैं आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। व्हाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्यों एब्सेंट होता है। हम सब ये जानते हैं कि आरबीसी जो हैं उसकी कुछ इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाती है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये ऑक्सीजन आरबीसी यूटिलाइज नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने टारगेट सेल को क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है। इसी वजह से इनको एनर्जी की जो है वो जरूरत नहीं है, और ये ऑक्सीजन भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा होता है विद द एड ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हम इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन भी यूटिलाइज नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं बाय द फिजन। ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इनके नंबर ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं, और उसके बाद ये फर्दर जो है ना वो इनटू द नेक्स्ट सेल जो है वो मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इनकी अपनी प्रोटीन होती है, एंजाइम्स वगैरह सिंथेसाइज करते हैं। तो इट मींस कि इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होंगे, क्योंकि हमने कहा कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है दे आर द राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो है इनका साइज 70 स्वेटबर्ग होगा। ये सिमिलर होगा टू द प्रोकैरियोट्स। और आपको इससे जब हम एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, और जो मैंने अभी ऊपर बात की आपसे, आपको इसकी जो एज की वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोरिलेट कर रहा है एंडोसिम्बियॉन्ट की जो थ्योरी है उससे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो थे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद था, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट से सेपरेट हुआ और यूकैरियोट का पार्ट बन गया, या वही प्रोकैरियोट यूकैरियोट में टर्न हो गया, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात करें। कुछ ये कहते हैं कि यूकैरियोट्स जो हैं, हमें ये पता है कि प्रोकैरियोट से डिराइव हुए हैं, तो हो सकता है कि ये जो ये बात करते हैं ठीक हो। फिर कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं, थ्योरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेपरेट एंटिटी थी जो किसमें एंटर होगी, यूकैरियोट में एंटर होगी, और इसने यूकैरियोट को जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया। डिफरेंट थ्योरीज हैं, हम डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज द एंडोसिम्बियॉन्ट, उसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जी।
स्ट्रक्चर इसका सिलेंड्रिकल होता है और रॉड शेप होता है। रॉड की जब भी बात होगी इससे मुराद है कि उसकी लेंथ ज्यादा होगी और उसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी। रॉड बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, रॉड स्ट्रक्चर हम इसको कह रहे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हम इसको कह रहे होते हैं। तो वो कहता है कि जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, विड्थ कम होगी, उसको हम सिलेंड्रिकल या रॉड लाइक कहेंगे। लेंथ देख लें 2 to 5 माइक्रोमीटर है, डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है। और अगर अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली देख लें, इसके पार्ट्स को सेपरेटली डिवाइड कर दें और उनका फंक्शन देख लें, तो हमें माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर जो है वो मोर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन इज द स्मूथ और पोरस। पोरस कैसे होगी, इस पे पोरेन क्या होंगे, आप कह लें कि पोर्स होंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होंगी जो क्या होंगी, अलाउ करेंगी हर चीज को, एंट्रोनल लार्जर बायोमोलिक्यूल को, हर चीज को अलाउ करेंगी ताकि वो किसके अंदर एंटर हो जाएं, आप कह लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएं। उसके बाद उसकी इनर स्पेस है, ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, जिसको मैंने क्या कहा है, क्रिस्टी कहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड होगा, एक ग्राउंड मैस होगा, जिसको हम क्या कह रहे होंगे, दैट विल बी द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ मैंने कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, दैट इज द डीएनए, जिसकी वजह से हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये डबल हो रहा है बाय सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। फिशन होता है 1 से 2 में एकदम स्प्लिट हो जाना। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि ये मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, दीज आर द राइबोसोम्स, जो कि क्या कर रही होंगी, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही होंगी, जो कि क्या कर रही होंगी, एंजाइम को सिंथेसाइज कर रही होंगी, यानी कि इनको जो भी प्रोटीन चाहिए होती है अपने मेटाबॉलिज्म को या अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो इनके अंदर इटसेल्फ ही क्या हो रही होती हैं, प्रिपेयर हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आप ये देखिए, मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। इसका क्या काम है, ये एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। ये जो पोरेंस हैं, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी ये कंट्रोल कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा कि कितना अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कब क्या है मेंटेन करना है। और यही वो पार्टिकल है, यही वो ग्रेन्यूल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, इंडेंजर है, तो वो प्रोग्राम डेथ जो है अपॉप्टोसिस के थ्रू क्या कर देंगे, कॉज कर देंगे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर। इसमें कुछ और चीजें भी आपको नजर आ रही होंगी, जैसे कि मैंने ये 3 डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं, यहाँ पे आपको ये कुछ इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है। जो मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि मेजर सोर्स है जिससे एनर्जी क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, सॉरी प्रोड्यूस हो रही होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही एक प्रोसेस है, एक पाथवे है ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद ये मैंने ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, ये देखिए मैंने यहाँ स्टार्क पार्टिकल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज, जिसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी को सिंथेसाइज करना। इसके 2 पोर्शन है, F1 पार्टिकल जो कि क्या होगा, इस इनर मेम्ब्रेन में होगा, और ये इसका जो आप कह रहे हैं कि राउंड सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज F0। बेसिकली इसको हम एटीपी सिंथेटेज कह रहे होते हैं। ये मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मौजूद होगा। अब देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, जो इसके दरमियान स्पेस होगी इसको हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहेंगे। अब एटीपी सिंथेटेज क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या कर रहा होगा, मेंटेन, और उसके थ्रू क्या कर रहा होगा, आप कह लें कि एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा होगा। ये जो F1 पार्टिकल है ये क्या करेगा, जो प्रोटॉन्स हैं इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, इसको क्या लेके जाएगा, इनसाइड लेके जाएगा, कीमियोस्मोसिस होगी इनटू द मैट्रिक्स, और जिसकी वजह से एटीपी जो है वो क्या होगी, सिंथेसाइज होगी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये था ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाएगी ना, 3-4 बातें आपके जहन में फौरन आनी चाहिए। यूकेरियोट्स के अंदर होगा डबल मेम्ब्रेन होगा, आउटर स्मूथ होगी, इनर जो है वो हमारे पास क्या होगी, आप कह लें कि इमेजिनेशंस होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जैसे मैंने लाइसोसोम का कहा तो मैंने कहा गार्बेज क्लीनर है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, फिर मैंने जब आपसे कहा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। इसी तरह से जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि मेजरली हमारी बॉडी की या सेल की जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज हो रही होती है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वो कहते हैं कि एटीपी सिंथेसाइज करता है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल है, और एटीपी सिंथेसाइज कहां से करेगा, एनर्जी ऑब्टेन कहां से करेगा, और उसको कन्वर्ट करके स्टोर एटीपी की फॉर्म में कहां से करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, कोई भी आप कह लें कि हमारे पास जो आप कह लें कि ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर हम इनटेक कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उनसे क्या करेगा, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, बाय द प्रोसेस ऑफ ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। और ये जो सारे फेजेस हैं, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी,
उसके अलावा कीमियोऑस्मोसिस, दे आर इंक्लूडेड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड होगी, यानी कि ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए ये सारे प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ, 2 एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा होता है? मैट्रिक्स में, ग्राउंड मैस। और जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ हो रहा होता है? इनर मेम्ब्रेन, ये जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है इस जगह पे जो है ये जो इनर मेम्ब्रेन है जहां मैंने ये ड्रॉ की है, ये इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हो रही होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कोशिश करनी है कि कमेंट करें। अगर कोई बात नहीं समझ आती कमेंट्स में लाजमी पूछा करें ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए।